हेलो एवरीवन, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अपना सेकंड चैप्टर लिक्विड स्टेट फिनिश कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज गैसियस स्टेट एंड क्रिटिकल फिनोमिना। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और कंप्लीट एक सेक्शन है। कंप्लीट एक सेक्शन का मतलब इस सेक्शन में से आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंपल्सरी वाला उसमें भी इसका पार्ट आएगा। ठीक है, आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। गैसियस स्टेट क्या है, ये 2 पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट होगा गैसियस स्टेट का और दूसरा पार्ट होगा हमारे पास क्रिटिकल फिनोमिना का। तो पहला पार्ट जो हम करेंगे वो क्या होगा, गैसियस स्टेट का। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, गैसियस स्टेट क्या होता है। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सॉलिड स्टेट खत्म किया है, देन लिक्विड स्टेट, और अब आते हैं गैसियस स्टेट पे। तो हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। 2 स्टेट्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ मैटर, तीसरी स्टेज यानी कि गैसियस स्टेज। अब गैसियस जो स्टेज होती है इसके कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो ये होती हैं। ठीक है, जो गैसियस स्टेट होती है, जब हमने सॉलिड को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप है। जब हमने लिक्विड्स को डिफाइन किया था तब हमने बोला था कि इनकी शेप डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम ये क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, इस केस में ना तो इनकी शेप डेफिनेट है ना ही इनकी वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है, neither they have a definite shape nor volume, neither definite shape nor volume, ना तो शेप डेफिनेट है ना ही इनकी वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इसकी फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जो गैसेस होती हैं दे एक्सपेंड इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाती है गैसेस। ठीक है, दे कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। किसी भी बलून में ले लो, बलून में गैस फिल होती है, आप उसे इजिली कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें लिक्विड भर दो उसको फिर भी कंप्रेस कर पाओगे, पर अगर उसमें गैस फिल है तो आप उसे इजिली कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, दे कैन बी लिक्विफाइड, बाय कूलिंग। अगर लिक्विड को हीट कर दे, हीट करने पे क्या बनता है, लिक्विड को मैंने हीट किया तो गैस बनी। ठीक है, इसी का उल्टा कर लो, गैस को अगर मैं कूल कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, और एक तो ये तरीका लिक्विफाई बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। उन पे प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, आप प्रेशर अप्लाई करो तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो किसमें चेंज रहेगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम लोग कोई भी गैस ले लो, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। ठीक है, उन्हें आप प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे इस पिस्टन के ऊपर तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे, क्लोज आएंगे तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी तो किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ, हैव लो डेंसिटी। गैसेस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत लो होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैंने बोला दे हैव लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी उतनी ही कम हो गई। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम और गैसेस स्टेट की सबसे कम, बिकॉज सॉलिड की वॉल्यूम सबसे कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट, they intermix spontaneously. वो बहुत इजीली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, गैसियस इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लाइक एयर में देख लो, एयर में नंबर ऑफ गैसेस है, N2, O2, CO2। ठीक है, ये सारी गैसेस है, ये गैसेस एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो रखी है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये पार्टिकल N2 का है, ये पार्टिकल O2 का है। ठीक है, दे कैन इजिली इंटरमिक्स विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट,
दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर या जिस भी वेसल के अंदर हम गैस को फिल करेंगे, गैस मॉलिक्यूल उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी किसकी, गैसियस स्टेट की। पहली चीज गैसियस स्टेट की ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होती है, ना ही उनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, बट वो बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हो कूल करके या फिर उन पे अप्लाई करके प्रेशर। उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है, इजिली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं और जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के ऊपर ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये तो था इसका जस्ट बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन। अब गैसियस स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं। इनमें जो फर्स्ट है वो हमारी बॉयल्स लॉ है। आपको जस्ट पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसका जस्ट इंट्रोडक्शन करना है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इसे दिया था रॉबर्ट बॉयल्स ने इन 1662। ये लॉ 1662 में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू बॉयल, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इधर मैं ले जाऊं तो दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, जिसकी वॉल्यूम होगी वो उसके प्रेशर की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमने इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो गैसेज है जिनका प्रेशर P1 P2 है और वॉल्यूम V1 V2 है, दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, बिकॉज PV इज कांस्टेंट। तो ये क्या आ गई हमारी बॉयल्स लॉ, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड जो लॉ थी वो थी चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स लॉ का ही दूसरा नाम है गे लुकास। नो डाउट फेमस ये चार्ल्स के नाम से ही है। ठीक है, तो ये है हमारी चार्ल्स लॉ। देखो, एक टाइम पर तीन चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुके हैं, अब की बार होगा हमारा प्रेशर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बचा कौन, वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरा क्या बचा हमारे पास, जो हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, दैट मीन्स ये कहना चाहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे दिया था चार्ल्स ने इन 1787। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, इसके टेम्परेचर के। अब जो टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं एंड केल्विन में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको प्लस कर देते हैं 273, दैट मीन्स 273 केल्विन। ठीक है, तो उसे चेंज करने के लिए हम उसमें 273 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाता है, केल्विन में। और अगर मुझे केल्विन से डिग्री में जाना है तो मैं माइनस कर दूंगी 273, ये आपने याद रखना। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है -273। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको कह देती हूँ गैस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लो, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 मीन्स 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टाइम पर जो वॉल्यूम है गैस की वो किस पे रिड्यूस हो जाएगी, 0 पे। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गैस reduces to 0, ये 0 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हमारा टेम्परेचर। वो टेम्परेचर 0 आ रहा है तो वॉल्यूम भी हमारी किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे उसे किया था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास 2 वॉल्यूम्स हैं और 2 टेम्परेचर्स है, तो मैं कहना चाह रही हूं कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, तो मेरी थर्ड लॉ आ गई।
क्लियर? ये मेरी आगे सेकंड ला, सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड इज एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ला दी थी एवोगैड्रो ने, नाम से ही पता लग रहा है किसने दी थी, 1881 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगी। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पहले से कैपिटल एन में लिख रही हूँ, बाद में से स्मॉल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी आ जाएगी, एन की। ठीक है, तो अब देखो जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इज इक्वल टू एन अपॉन एन नोट। एन नोट इज एवोगैड्रो नंबर, इसे एवोगैड्रो ने ही दिया था, जिसे हम बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू अभी क्लियर। तो ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डिवाइड बाय किससे कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, तो वो हमारे किसके बराबर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स के। एवोगैड्रो नंबर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कहने की बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, स्मॉल n के। तो आप इसे स्मॉल n में लिख सकते हैं, कैपिटल में, बिकॉज यहाँ पे n नोट क्या है, एक एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, तो ये है हमारी एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट फोर्थ इज कंबाइंड लॉ ऑफ कंबाइंड गैस लॉ, या फिर आप कह सकते हो गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सारी लॉज को आपने कंबाइन करना है। सबसे पहले लो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने हमें कहा P इज डायरेक्ट या फिर V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स ने कहा नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। एवोगैड्रो ने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सारे V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मार्क इट एज 1, 2 and 3। कंबाइन 1, 2, 3 1, 2, 3 को कंबाइन कर दो। 1, 2, 3 को मैं जब कंबाइन करूंगी तो V जो है, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है, N के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। तो मैं P को इधर ले जा सकती हूँ, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आएगा, nRT, वेयर R इज, ये गैस ला है तो ये क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। तो R हमारा क्या आ गया, गैस कांस्टेंट। और ये मेरी क्या आ गई, गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, जो सारी लास्ट को हमारी कंबाइन करने के बाद है वो हमारी क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन हमने निकाली। अब जो R की वैल्यू है ये कैसे होगी, R हमारे के पास क्या आ जाता है, R की वैल्यू निकाल लो, PV अपॉन NT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज टेम्परेचर। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है, टेम्परेचर। यही चीज है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है, किसी की भी वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ का क्यूब कर दो तो वॉल्यूम आ जाती है, तो L क्यूब, यानी कि लेंथ का क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ही रहेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर किस में होता है, डिग्री में। याद है। नाउ व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो यह जगह फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का क्यूब है, अपॉन मोल्स इंटू डिग्री। लेंथ 2 पावर कट गई, क्या बचा, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल्स इंटू डिग्री। व्हाट इज फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ इज वर्क, या जगह वर्क अपॉन मोल्स इंटू डिग्री। ठीक है, तो यानी मैं कह सकती हूँ वर्क डन डिग्री पर मोल, वर्क डन पर डिग्री पर मोल, नीचे है ना डिग्री भी। ठीक है, तो वर्क डन पर डिग्री पर मोल, ये मेरा क्या आ गया, R आ गया। ठीक है,
क्लियर। अब आर की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू जो हम यूज करते हैं अपने इक्वेशंस में, पहले लेते हैं एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, या फिर कह लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड मीन्स प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन, और एन की वैल्यू ले लो 1। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी, यानी एनटीपी कह लो या एसटीपी कह लो। तो आर को ले लो, फॉर्मूला इज पीवी अपॉन एनटी, पी इज 1, वॉल्यूम इज 22.4, 2371 इज इक्वल टू, जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा आंसर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, इन दोनों के यूनिट, एटमॉस्फेयर लीटर अपॉन क्या, केल्विन एंड डिग्री, मतलब डिग्री इनवर्स और मोल इनवर्स। क्लियर, आ गए हमारे यूनिट्स, ठीक है। अब ले लो सीजीएस यूनिट में। सीजीएस में जब लेते हो तो प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको डाइंस वगैरह में चेंज करने के लिए हम 76 इंटू 13.6 हाइट और ये जो हमारा जी की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टी की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम चेंज कर लो, 22 से सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी आपकी ये वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर इज अगेन 273 केल्विन, एन की वैल्यू फिर से 1, ठीक है। अब फिर से सारी वैल्यूज पुट कर दो। आर की वैल्यू में पी आ जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू 981, ठीक है, इंटू 22400 अपॉन 1 इंटू 273। ये 1 नहीं है या 2 नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। फोर्स है ना, वर्क की वैल्यू आ गई ना अर्ग्स में, ठीक है। अभी हमने ऊपर निकाला तो ऊपर वर्क आएगा, दैट इज अर्ग्स में। क्लियर। अब इसी चीज को एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करना है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट का मतलब होता है 10⁻⁷ अर्ग्स का मतलब हो जाता है 1 जूल। तो ये 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स में है ना, ठीक है। तो यहां से ये पावर, ये चीज क्या बन गई, जाउल। तो आंसर आ गया हमारे पास 8.314 जाउल। ये चीज देखो ना 1 जाउल के बराबर है। जाउल, डिग्री इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। और अगर मुझे इसे कैलोरीज में चेंज करना हो, इन कैलोरीज, तो हमें बताया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल। तो अब इसे जाउल हमारे पास है, उसे कैलोरी में चेंज करना है, तो आर की भी यूनिट हो जाएंगे 8.314 अपॉन 4.8। तो यहां से सोल्व करोगे तो 1.987। तो ये हमारे आर की यूनिट आ गई। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं आर के, क्लियर। तो ये आ गई हमारी गैस कांस्टेंट। इस आर की वैल्यू को हम जनरली या तो 8.314 वाली लेते हैं या 1.987 वाली लेते हैं इक्वेशंस में जब यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन यूनिट्स। हमें सीजीएस यूनिट्स में दे रखे हैं, कैलोरीज में या जाउल में दिए इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लॉ पे। हमने 4 लॉ कर लिया। 50 ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, या फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए हम कहते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखूं, टेम्परेचर और प्रेशर मेरे क्या हो, कांस्टेंट, यानी कि सेम कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है। तो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, rate of a diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of their density। एक गैस का जो रेट है डिफ्यूजन का वो स्क्वायर रूट के बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी के। क्लियर। मान लो मेरे पास 2 गैसें, एक R1 है एक R2 है, तो उनकी डेंसिटी है D1 एंड D2। तो R1 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/√D1, और R2 किसके हो जाएगा, 1/√D2, ठीक है। यानी मैं यहां से कहना चाहती हूँ R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये नीचे D1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा D2, ठीक है। क्लियर।
अब जो डेंसिटी है, हमें पता है डेंसिटी में एक रिलेशन होते हैं, हम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अब मैंने लिखा R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाय D1। तो ये आ जाएगा अंडर रूट D2 की जगह आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट यानी M2 बाय 2 और इसकी जगह आ गया M1 बाय 2। तो यहां से सोल्व करके आ गया M2 बाय M1। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, मॉलिक्यूलर वेट्स के भी आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारी फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट आता है सिक्स इज डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें, वो कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ऐसी गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, उन्हें एक वेसल के अंदर डाल दो, एक वेसल में क्लोज कर दो, ठीक है। देन जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो सम ऑफ होगा देयर पार्शियल प्रेशर्स। मान लो मैंने 3 गैसेस लिए, एक का प्रेशर P1 है, एक का प्रेशर P2 है, एक का प्रेशर P3 है। तो जो गैसेस है तीनों अलग अलग, जब मैंने उन्हें एक वेसल में डाला, पहली कंडीशन वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर रिएक्ट नहीं करती है तो जो टोटल प्रेशर बनेगा उस सिस्टम का वो इन सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और ये है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारी पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर, डन। नेक्स्ट चले, ये तो थी हमारी जो बेसिक हमने पढ़ा गैसेस की लॉ के बारे में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हमें पढ़े गैसेस की काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। अब जो गैसेस है इनकी काइनेटिक थ्योरी है, इसे सबसे पहले जो दिया था, सबसे पहले इसे प्रपोज किया था बर्नौली ने इन 1738, ठीक है। इसके बाद इसे एक्सपेंड किया था क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, वंडरवॉल, ठीक है, और जीन्स। इन सब ने एक्सपैंड, इन सब ने किया था, पर दिया सबसे पहले इसने था, ठीक है, बर्नौली ने इन 1738, ठीक है। और बाद में इसी पे थोड़े और अजम्पशंस लगा के क्लासेस ने अपनी लॉ बना दी, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन हो गई, वंडरवाल हो गई, जिन्स हो गई, ठीक है। इन सब ने अपने अपने एक्सप्रेशंस दिए। क्लियर। तो अभी ये जो काइनेटिक थ्योरी इन्होंने दी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, हमें वो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स को पढ़ना है। अब पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ large number of extremely small particle called molecules, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, molecules। हर गैस एक छोटे से छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, molecules। all are in identical mass and size। एक गैस के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल मास और आइडेंटिकल साइज के होंगे, ठीक है। बट गैस टू गैस से क्या करेंगे, डिफर करेंगे, डिफर फ्रॉम गैस टू गैस। एक गैस से दूसरी गैस में जाओगे तब ये डिफर करेंगे, अदरवाइज ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। दूसरा, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तो दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब हम उनकी बात करें कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। एक गैस का पार्टिकल इतना छोटा है बट स्पेस तो उसने इतना सारा ले रखा है, तो इतना छोटा सा पार्ट ओवरऑल की कंपैरिजन में क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल
कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस की टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में इस वॉल्यूम को तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस उनके बीच का सेपरेशन का क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दैट मीन्स जो उनके फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्शन का फोर्स वो क्या है, नेग्लेजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज नेग्लेजिबल। वो क्या होगा, हमारा नेग्लेजिबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट की बात करें, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है मॉलिक्यूल का, वो भी क्या है, नेग्लेजिबल। ये भी ना के बराबर है हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूल है गैस के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट वेलोसिटी पे मूव करें, और मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे भी, सो दैट दे कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में उस गैस को फिल किया उसके वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि गैसेस जो हैं जिस कंटेनर में उसकी वॉल्स के ऊपर भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। तो वॉल्स के साथ भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे। क्लियर। और अब गैसेस आपस में टकरा रहे हैं, वॉल से भी टकरा रहे हैं, दैट मीन्स वॉल के ऊपर प्रेशर भी तो एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर के साथ ऊपर वॉल्स के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ड्यू टू बम्बारमेंट, ठीक है। बम्बारमेंट के एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से वॉल्स के ऊपर भी क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है हमारे इलास्टिक हार्ड स्फीयर, ठीक है। इलास्टिक हार्ड स्फीयर मतलब जो उनका कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब नो एनर्जी चेंज, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो रही है। मीन्स ये अगर तेज हाई एनर्जी का है और ये स्मॉल एनर्जी का है, तो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ये अपनी एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वेस्टेज नहीं है, बस एक मॉलिक्यूल से एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है ऑन कोलिजन। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम one molecule to another on collision। जब कोलिजन हुआ तो एनर्जी एक से दूसरे में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने बात की थी जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग स्पीड से, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मीन्स मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी है, यानी कि उनकी डिफरेंट क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। तो जो उनकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के, क्योंकि गैस सारे अलग अलग से मूव करें, हमें कुछ एक स्टैंडर्ड भी तो निकालना है कि हम एवरेज कैसे निकालें। तो वो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टेम्परेचर ऑफ गैस की। तो ये थे हमारे काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इन्हें दोबारा रिवाइज करते हैं। पहली चीज, हर गैस कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, जो सारे एक गैस के लिए सेम शेप और सेम साइज के होंगे। दूसरा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इतने दूर कि हम मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है उसे ओवरऑल गैस की वॉल्यूम में निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने दूर है कि इनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, ना ही इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, ठीक है।
मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। अब वॉल्स पे टकराएंगे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। अब प्रेशर एक्सर्ट कर लिया, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर रहे, बस एक एनर्जी से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक इलास्टिक कोलिशन। अब मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक, इस सारे को बोलते हैं हम काइनेटिक मॉडल, काइनेटिक गैस मॉडल बोल लो, और डायनेमिक पार्टिकल मॉडल, एक ही नाम है। ठीक है, क्लियर। और अगर यहां से कोई पूछते हैं आपसे काइनेटिक गैस इक्वेशन, सिलेबस में नहीं है बट पता होनी चाहिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन वो आती है पीवी, जैसे गैस इक्वेशन थी ना, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu²। ठीक है, तो ये आ जाती है पीवी इज इक्वल टू mnu²। ठीक है, u जो है हमारी वो है स्क्वायर रूट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS। अभी सिर्फ डिटेल में पढ़ेंगे ये वैल्यू को। ठीक है, तो n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, m उनका क्या आ गया हमारे पास, मास। ठीक है, तो ये वाली हमारी वैल्यू आ गई पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu²। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक गैस इक्वेशन का। क्लियर। अब हमने इसने काइनेटिक गैस इक्वेशन जो पढ़ी है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे टर्म पढ़ी है RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने पढ़ी है, ऐसे ही हमारे पास एक टर्म आती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और मीन वेलोसिटी। अब हमें इन्हें पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, हमने ये बात की ना कि ये सारा बॉर्नवेल ने दिया था, बट इसी को फर्दर मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन सबने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो होगा मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल की कर्व्स कैसे आई। ठीक है, मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी उसने दिया और एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के बाद यहाँ से हम अपनी सारी की सारी वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गैस स्टेट का इंट्रोडक्शन, और जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स भी पढ़े। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सवेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।